हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मुस्कान पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न विथ मुस्कान, अगर ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कीजिए। My name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have also completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके पिछले क्लास में मैंने लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज फाइनेंसिंग को कवर किया था। आज कवर करूंगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए समझते हैं क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, सब कुछ जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं सब कुछ नाम में रखा है, अगर नाम को समझ लिए तो सब समझ लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट किसकी? कैपिटल की। इसके पहले सोर्स ऑफ कैपिटल में हम क्या बताए थे? कैपिटल हम कई सोर्सों से कलेक्ट करते हैं। कैपिटल हम क्या करते हैं? कई सोर्सों से कलेक्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? डिबेंचर हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं, इक्विटी हो सकती है, ठीक है, इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकती है? रिटेन्ड अर्निंग हो सकती है, जो कंपनी की खुद का पैसा है वो हो सकती है, उससे भी पैसे वो ले सकता है। कैपिटल के सोर्स ये भी हैं। अब डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, आपको जब भी कोई अपना पैसा देगा, आपके कंपनी में कोई अपना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका क्या फ़र्ज़ है? आप उसको भी तो कुछ देंगे रिटर्न में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पे जो कॉस्ट लग रही है, कैपिटल के लिए जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डेट हैं, इक्विटी हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है? इन्होंने अपना कैश हमारे कंपनी में कंट्रीब्यूट किया है। तो उस कंट्रीब्यूशन के बदले, उस सेक्रीफाइस के बदले कंपनी जो उनको एज ए रिटर्न देती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे डेट पे दिया जाता है इंटरेस्ट, इक्विटी पे दिया जाता है डिविडेंड, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाता है डिविडेंड। अब बात आई रिटेन्ड अर्निंग के। आप बोलेंगे कि मैम डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस तो समझ में आता है, इन लोगों को रिटर्न देना ठीक है, नेसेसरी है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग तो हमारा ही पैसा है, कंपनी का ही पैसा है, जो कंपनी शेयर होल्डर्स को न देकर कंपनी में रख लेती है कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो इस पर कौन सी कॉस्ट इनकर होगी? इस पे जो कॉस्ट इनकर होती है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस पे जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि जो रिटेन अर्निंग का पैसा हम रिटेन करके रखे थे अपने बिजनेस में, वो हम अपने ही बिजनेस में लगा रहे हैं, और अगर हम उसे कहीं और लगा रहे होते तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा होता। तो अपने कंपनी में लगाने की वजह से उस रिटर्न को हम ले नहीं पा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम खो दिए हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट। जैसे हमारी रिटेन्ड अर्निंग थी 1 लाख, अगर हम इसे दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करते तो हमें 10% के हिसाब से 1 ईयर में हमें कितना मिल जाता? 10,000 हमें हर ईयर मिलता। तो ये 10,000 क्या हो गया? ये 10,000 कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई रिटेन्ड अर्निंग की, जो वो रिटेन्ड अर्निंग अपने बिजनेस में लगाने की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होती है सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। किसी यूनिट को अगर हम सेक्रीफाइस किए हैं तो उसकी कॉस्ट, या हम बोले कि उसका रिटर्न, ठीक है, जो हम खो देते हैं, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग पे हम कौन सी कॉस्ट निकालते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं, जो हम अपने बिजनेस में लगाने की वजह से खो दिए उसे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम आपको रिव्यू दे दिए। आइए देखते हैं क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है दैट द फर्म मस्ट अर्न, जो कंपनी को ज़रूरी है अर्न करना, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी को मस्ट है वो अर्न करना। अगर कंपनी वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर पाएगी तो
इन्वेस्टर की सेटिस्फेक्शन, इन्वेस्टर क्या होंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो हमारे कंपनी से पैसा निकालने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करते हैं, और सप्लायर ऑफ फंड टू द एंटरप्राइज। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एक और डेफिनेशन है क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न है जो एक्सपेक्ट की जाती है बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल के प्रोवाइडर हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, उसे ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, डेट होल्डर्स टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल में जो वो कंट्रीब्यूट किए हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उसके बदले में जो उन्हें कंपनसेशन दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कॉस्ट, पर्टिकुलर कैपिटल को हम अपने बिजनेस में लेकर आए, अपने बिजनेस में हमें उस कैपिटल को यूज़ करने के लिए जो हमें कॉस्ट देनी पड़ रही है, जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल हम लेकर आएंगे उसे यूज़ करने के बदले में जो हम दे रहे हैं वही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट बोलते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जैसा रिटेन अर्निंग के केस में हम बताएं, द रेट ऑफ रिटर्न दैट ए कंपनी वुड अदरवाइज बी एबल टू अर्न एट द सेम रिस्क लेवल एज द इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन दिया है कि द रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न दैट ए कंपनी वुड अदरवाइज बी एबल टू अर्न, कंपनी अर्न कर सकती थी एट द सेम रिस्क लेवल, उसी रिस्क लेवल पे एज द इन्वेस्टमेंट दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड, जो इन्वेस्टमेंट वो सेलेक्ट की है उसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क लेवल, या हम बोल सकते हैं कि जैसे हम अपने कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो जितना रिस्क हमें अपने कंपनी में उतना ही रिस्क हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होते तो होता, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमें रिटर्न नहीं मिलेगा और हम कहीं इन्वेस्ट किए होते तो वहाँ हमें रिटर्न मिलेगा। तो ये जो रिटर्न हमें मिलता वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम खो चुके हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी हम उसे खो दिए, उसे हम सेक्रीफाइस कर देंगे। जैसे एक तरह से और समझिए, हमें पैसा मिला था ड्रेस खरीदने का, ठीक है, ड्रेस खरीदने के लिए हमें पैसे मिले थे, तो 1000 का ये ड्रेस भी है और 1000 का ये ड्रेस भी है, तो हम क्या किए, हम इसे चूज़ किए, हम क्या किए, हम इसे चूज़ किए, इसे चूज़ नहीं किए तो इसे हम खो दिए ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि इसे हम क्या किए, सेक्रीफाइस किए। चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कई तरह के होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट, नाम से ही पता चला, हिस्टोरिकल, जो पिछले इतिहास में हम कर चुके हैं, मतलब कि जो हम पास्ट में कॉस्ट इनकर्ड कर चुके हैं, एक्चुअली हम वो कॉस्ट बियर कर चुके हैं, वही हो गई हमारे लिए क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसे संक कॉस्ट भी बोलते हैं, जो कॉस्ट क्या हो गया, डूब चुका है, जो हमें अब रिकवर नहीं हो सकता, हम कॉस्ट लगा चुके हैं। फ्यूचर कॉस्ट, फ्यूचर में हम इनकर्ड करेंगे, फ्यूचर में हम वो कॉस्ट लगाने वाले हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सिंपल तरीके समझाएं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब हमारे जेब से निकल के पैसा दूसरे की जेब में चल गया, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्चुअल में मनी निकल के चली गई हमारे कंपनी से, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसमें मनी निकल के नहीं जाती, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम रिटेन अर्निंग के केस में बताएं कि अगर हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, उस वजह से अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो रिटर्न मिलने वाला था वो रिटर्न हम खो दिए, तो क्या एक्चुअल में हमारे पास से कोई पैसा गया, नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अगर हम यहाँ इन्वेस्ट करते तो हमें ये मिलती। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल में जो हम पेमेंट किए, मनी के फॉर्म में पेमेंट किए, या हम बोले हमारे पॉकेट से पैसा निकलकर दूसरे के पॉकेट में चला गया, हमारे बिजनेस से पैसा बाहर गया एक्चुअल में, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कोई भी मनी बाहर अंदर कुछ नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। स्पेसिफिक एंड कंपोजिट कॉस्ट,
स्पेसिफिकली जैसे डेट का अलग कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विटी की अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेफरेंस की अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या स्पेसिफिक कॉस्ट है। जबकि कंपोजिट कॉस्ट क्या होगा, जब हम इन सब का एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट कॉस्ट हो जाएगा। कंपोजिट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। या हम बोलें कि जैसे टोटल क्वांटिटी थी, टोटल क्वांटिटी को जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी थी, या समझिए टोटल कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी थी, ऑल यूनिट्स थी, नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। या ऐसे ही समझिए जो कंपोजिट कॉस्ट हम निकालते हैं, नहीं ठीक है, कंपोजिट कॉस्ट मतलब क्या, जब पूरे स्पेसिफिक कॉस्ट को एक करके जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है कंपोजिट कॉस्ट। जबकि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट हमें बताता है पर यूनिट कॉस्ट हमें कितना पड़ा। अगर टोटल कॉस्ट 1,00,000 रुपए है 10,000 यूनिट के लिए, तो हम अगर इसको 10,000 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या पड़ेगा, 10 रुपये। पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, 10 रुपये। जबकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट 1 एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट होती है। मतलब कि अभी हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल हम 11,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस 1,000 यूनिट इंक्रीज करने की वजह से, या ऐसे समझिए आज हम 10 कॉपी ले रहे हैं, ठीक है, 10 कॉपी बना रहे हैं, कल हम 11 कॉपी बनाने लगे, तो इस एक कॉपी के इंक्रीज होने की वजह से इस एक कॉपी की क्या कॉस्ट पड़ी, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब 1 एक्स्ट्रा यूनिट की क्या कॉस्ट हुई। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट दैट हैव इनकर्ड इन द पास्ट, ठीक है। फ्यूचर कॉस्ट क्या है, जो फ्यूचर में हम इनकर्ड करेंगे। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल। पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो वो स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। कंपोजिट कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल टेकन टुगेदर। जब हम डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल को एक साथ कंप्यूट करते हैं, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसे बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, द कॉस्ट पेड इन मनी, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट की क्या कॉस्ट आएगी, वो एवरेज कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से जो कॉस्ट आ रही है वो मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। एवरेज कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट में डिफरेंस है। देखिए एवरेज कॉस्ट हमें बताती है पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, जबकि कंपोजिट कॉस्ट क्या है, कंपोजिट जिसमें हम कंपोज कर देते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल को एक साथ लेके आते हैं। जैसे हम बोले डेट 5% कॉस्ट है, डेट पे, इक्विटी पे 5% है, प्रेफरेंस 5% है, तो अब इन सब को एक साथ लेकर हम देखेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है। तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकाल रहे हैं, इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, इसे कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। जबकि एवरेज कॉस्ट मतलब क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट क्या आ रहा है, ठीक है, पर यूनिट। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए 4 टाइप के स्पेसिफिक कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब आगे हम क्या बताएं, पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल। पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल की कॉस्ट निकालना ही स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सोर्सेज ऑफ फंड वाले वीडियो में बताए हूँ डेट क्या है, डेट के कितने टाइप हैं, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, इक्विटी, तो वो सब एक बार देख लीजिएगा। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड थ्रू बोरोइंग्स, ठीक है। जो हम बोरोइंग्स के थ्रू पैसा लिए हैं, ठीक है, उन पे जो कॉस्ट आ रही है आफ्टर टैक्स,
हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, वही होती है कॉस्ट ऑफ डेट। डेट कैरीज अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट पे हमें सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट क्वालिफाइज फॉर द टैक्स डिडक्शन इन द डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में हमें डिडक्शन मिलती है इस इंटरेस्ट की वजह से। देयरफॉर द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट मेड, इसलिए जो एक्चुअल इंटरेस्ट हम पे करते हैं और जो कॉस्ट हमें दिख रही होती है उन दोनों में डिफरेंस होता है। अभी हम बताते हैं कैसे। बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड की वजह से इट प्रोवाइड्स, देखिए अभी हम क्या बोलें कि डेट पे जो कॉस्ट हम देते हैं वो दिखती कुछ और है और एक्चुअल में हम देते कुछ और है। ऐसा क्यों? देखिए हम बोले कि हम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं 1,000 रुपये, ठीक है, सपोज करिए 1,000 रुपये दे रहे हैं। तो अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख है तो हम 1,000 इंटरेस्ट देंगे तो कितना आ जाएगा? 99,000 आ जाएगा। अब इस पे हमें टैक्स देना होगा, या इसको 1 मिनट रुकिए, इसे 10,000 कर लीजिए, ठीक है, 10,000 हमें इंटरेस्ट देना है। तो अगर 1 लाख हमारा टोटल प्रॉफिट है तो 10,000 उसमें से अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा, 90,000। अब इस पे हमें क्या देना है? अब इस पे हमें टैक्स देना है। सपोज करिए टैक्स है आपका 50%, तो कितना देना होगा? 45,000। तो हम कितना टैक्स देंगे? 45,000 टैक्स देंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे ये 10,000 न होता, अगर ये 10,000 न होता तो हमें इस पे ही पूरा टैक्स देना पड़ता। 50% के हिसाब से कितना देना होता? 50,000। यहाँ पे हम कितना दे रहे हैं टैक्स? 50,000। यहाँ कितना टैक्स दे रहे हैं? 45,000। 5,000 सेव हुआ। तो हम अपने डेट को कितना दे रहे थे? 10,000 इंटरेस्ट, जिसमें से जो 5,000 है वो टैक्स का था। इसका मतलब एक्चुअल में हम उनको कितना दे रहे हैं? 5,000 इंटरेस्ट दे रहे हैं। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं डेट पे हमें टैक्स शील्ड मिलती है और दिख तो रही है हमें 10,000, लेकिन एक्चुअल में हम उनको पे कितना कर रहे हैं? 5,000 पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 5,000 तो टैक्स का ही है, वो तो हमें वैसे भी देना होता, अगर डेट नहीं होते तो भी देना होता। तो यही 5,000 हम इनको दे रहे हैं। तो एक्चुअल में हमारा कॉस्ट कितना पड़ा? 5,000 का पड़ा, 10,000 का नहीं पड़ा। तो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ डेट में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद, ठीक है, टैक्स देने के बाद हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है डेट का। अगर डेट में से हम वो कॉस्ट वाला शील्ड, कॉस्ट वाला बेनिफिट निकाल दें, जैसे 10,000 में से अगर हम ये 5,000 निकाल दें तो 5,000 हम कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये 5,000 कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ डेट में, ठीक है। रुकिए, देखिए जैसे डेट में फॉर्मूला हम लिखते हैं इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए अभी हम क्या बताएं, हमारा टैक्स कितने, इंटरेस्ट कितने का था? 10,000 का था, ठीक है। टैक्स रेट कितना था? 50%। तो अगर हम निकाल देंगे यहाँ पे तो यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई 0.50, कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ गया? 5,000। तो एक्चुअल में कॉस्ट हमें कितना पड़ रहा है? 5,000। तो इस फॉर्मूले में 1 माइनस टैक्स रेट करने का यही मतलब होता है कि हम इसमें से जो टैक्स शील्ड हमें मिली है वो हम निकाल देते हैं और एक्चुअल में हम ये कंप्यूट करते हैं कि कितनी कॉस्ट हमें डेट पे पड़ रही है। क्योंकि एक्चुअल में जो दिखती है कॉस्ट और एक्चुअल में जो हम पे कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे लिखा है 10% के हिसाब से 10,000 हम दे रहे हैं इंटरेस्ट, लेकिन कंपनी वाले जानते हैं कि हम 10,000 नहीं दे रहे हैं, हम कितना दे रहे हैं? 5,000 दे रहे हैं। क्योंकि ये जो 5,000 है वो तो मेरा टैक्स का पैसा है, वो हम सेव कर लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। देखिए
इररिडीमेबल क्या होते हैं? इररिडीमेबल डेट वो होते हैं जो लाइफ टाइम हमसे रिटर्न लेंगे, कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब हमें इनका कभी भी पेमेंट नहीं करना है। ये जब तक कंपनी रहेगी तब तक कंपनी के साथ रहेंगे, जब कंपनी बंद होने जाएगी तब इनको पेमेंट मिलता है, जबकि इंटरेस्ट इनको कंपनी के पूरे लाइफ में हमें पे करना है। कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है, कितने पीरियड के बाद इनको रिडीम करना है या ऐसा कुछ नहीं। तो इनका फॉर्मूला क्या है? केडी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट, 1 में एनपी, 1 माइनस टैक्स रेट। देखिए इसको ऐसे समझिए, ऊपर हम लिखते हैं कितना खर्च किया, क्या लिखेंगे ऊपर? कितना खर्च किया, और नीचे क्या लिखेंगे? कितना यूज़ किया, कितना यूज़ किया। कितना खर्च किया मतलब कितना कॉस्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, कितना कॉस्ट हम दे रहे हैं और अपॉन में किसके बदले में दे रहे हैं। एनपी मतलब क्या होता है? एनपी मतलब नेट प्रोसीड ऑफ डिबेंचर, मतलब कि जो हम कलेक्ट किए हैं अपने डिबेंचर होल्डर से, जो हमें मिला है पैसा यूज़ करने के लिए, वो हम नीचे लिखेंगे, और जो हम उनको दे रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। एनपी में जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कैपिटल को रेज करने की कॉस्ट, जैसे ब्रोकरेज में कॉस्ट लगता है, कमीशन में लगता है, लीगल एंड अकाउंटिंग फ़ीस देनी होती है, एडवर्टीजमेंट की फ़ीस देनी होती है, तो ये सब हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे आप ही सोचिए 1 लाख हम 1 लाख डिबेंचर के थ्रू लिए, लेकिन उसमें से 5,000 हमारे ब्रोकरेज ले गए, 5,000 हमारे ब्रोकर लेके गए, 5,000 हमें कमीशन देना पड़ा, 5,000 हमारे एडवर्टीजमेंट में, तो 15,000 तो गया ना हमारे पास से। तो एक्चुअल में अगर हम 15,000 इसमें से माइनस कर दें तो हमें कितना मिला? 85,000 ही तो मिला यूज़ करने के लिए, क्योंकि 15,000 तो हम दे दिए अपने फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो कैपिटल रेज करने के लिए भी कॉस्ट जो लगती है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल में जो हमें मिला यूज़ करने के लिए वो नीचे लिखते हैं, और एक्चुअल में जो हम खर्चा कर रहे हैं हम वो ऊपर लिखते हैं। इसलिए फॉर्मूला समझा रहे हैं कि लर्न न करना पड़े। देखिए कितना खर्च किए, हम कितना खर्च करते हैं? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट को निकालने के बाद का एक्चुअल कॉस्ट हम निकालेंगे, एक्चुअल खर्चा जो हम अभी आपको समझाएं, एक्चुअल में जो हम खर्च किए अपॉन एक्चुअल में नेट प्रोसीड, एक्चुअल में जो हमें यूज़ करने के लिए मिला। ये नेट प्रोसीड कब आएगा? जब हम जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिला है डेट से, डेट का जो टोटल अमाउंट हम कलेक्ट किए हैं उसमें से जो हम ब्रोकरेज को दिए, कमीशन दिए, मिसलिनियस एक्सपेंस किए, एडवर्टीजमेंट किए, उन सब का कॉस्ट हम घटा देंगे, उन सब का कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी तो हमारी कंपनी से जा ही रहा है, ये तो हमें डेट रेज करने की वजह से हमें ये सब कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी। तो एक्चुअल में इन सबको माइनस करने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो होगा नेट प्रोसीड, ठीक है। तो ऊपर हम लिखते हैं कि कितना हम खर्च किए, किसके बदले में किए, वो नीचे यूज़ करने के बदले में, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसके बदले में जितना हम कॉस्ट इनकर्ड किए वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट क्यों करते हैं समझ में आ गया? क्योंकि हम जो इसमें का टैक्स शील्ड है वो हम माइनस करके देखते हैं कि एक्चुअल में हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसमें इस इंटरेस्ट में तो कुछ पैसा टैक्स का है, तो वो टैक्स का पैसा हम बाहर निकाल देते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हम कितना कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल है, देखिए अ कंपनी इशू 10,000 इररिडीमेबल डिबेंचर, कंपनी ने इशू किया 10,000 इररिडीमेबल डिबेंचर, जिस प्रत्येक का कॉस्ट कितना है? 100 रुपये, 15% के हिसाब से इंटरेस्ट है। द कंपनी हैज़ टू इनकर द फॉलोइंग फ्लोटेशन चार्जेस और इशू एक्सपेंस, कंपनी ने फ्लोटेशन कॉस्ट, इश्यू एक्सपेंस, अंडर राइटर कमीशन इनकर्ड किया 1.5%, 0.5%, मिसलिनियस एक्सपेंस था 10,000। एज्यूमिंग दैट द टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 50% का टैक्स रेट है, ठीक है। कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इफ द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, इन 3 पे हमें क्वेश्चन लगाना है।
तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमें दिया है कितना 15%, तो 100 पे हमेशा कुछ नहीं बोलेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट फेस वैल्यू पर ही हम निकालेंगे। तो इसका 15%, 100 का 15% 15 ही आएगा, तो 15 रुपये इंटरेस्ट हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम पर डिबेंचर की कॉस्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं। आप चाहें तो टोटल अमाउंट के साथ भी निकाल सकते हैं, और जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो हम पर ईयर का निकालते हैं। कितने का? पर ईयर, एक ईयर की कॉस्ट हम निकालते हैं। नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू 100 है, उसमें से हम जो भी हमारे एक्सपेंस हुए, जो भी हमारे फ्लोटेशन कॉस्ट हुए, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल, कैपिटल रेज करने के लिए जो हम कॉस्ट इनकर्ट कर रहे हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो नेट प्रोसीड हमारा कितना आ गया? 97। तो इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन एनपी। इंटरेस्ट हम निकाले थे कितना? 15। टैक्स रेट कितना है? 50%। देखिए 50% को कैसे हम 0.50 लिखें? 50% अपॉन में 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो डेसिमल लगेगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो वही तो लिखे हैं। अपॉन नेट प्रोसीड कितना? 97। मल्टीप्लाई 100 क्यों किए हैं? ताकि आंसर किस में है? परसेंटेज में है। तो देखिए एक्चुअल में हमें कितना दिख रहा था? हम टैक्स दे रहे हैं 15% डेट को, हमें दिख तो रहा था इतना, लेकिन एक्चुअल में हम पे कितना कर रहे हैं? 7.732%। 7%, अगर हम अप्रॉक्स बोलें तो 7.7% हम दे रहे हैं अपने डेट होल्डर को, और हमें दिख कितना रहा है? डेट होल्डर को कितना दिख रहा है? 15%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में हम उन्हें कितना दे रहे हैं। ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है रेट, क्या ज़रूरत है कैलकुलेट करने की? हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एक्चुअल में पता चल सके हम कितनी कॉस्ट दे रहे हैं, कितना कॉस्ट इनकर्ट कर रहे हैं अपने डेट पे। अब देखिए डिस्काउंट है 10%, तो जब तक नहीं कहेगा डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, सब फेस अमाउंट पे निकलेगा। तो 10% है तो 10 रुपये होंगे 100 रुपये का। तो नेट प्रोसीड में से हम ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे, नेट प्रोसीड, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद ही तो हमें पैसा मिला होगा। जैसे 100 रुपये के शेयर्स हैं, हम 90 रुपये में इशू किए, तो हमें कितना मिल रहा है? 90 रुपये तो मिल रहा है। तो नेट प्रोसीड क्या होता है? जो हमें यूज़ करने के लिए मिल रहा है, तो डिस्काउंट वाला हम माइनस कर देंगे, तो 87 हमें यूज़ करने के लिए मिला हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 ही है, तो सब वही रहेगा, बट बस नीचे का नेट प्रोसीड चेंज हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है हम दे रहे हैं 15%, लेकिन एक्चुअल में हम कितना कॉस्ट इनकर्ट कर रहे हैं? 8.62%। प्रीमियम के केस में देखिए, प्रीमियम के केस में भी 10% है, मतलब 10 रुपये, तो इसमें प्रीमियम ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम 10 रुपये के शेयर कितने में इशू किए? 110, तो हमें कितना मिल रहा है? 110 मिल रहा है यूज़ करने के लिए। तो 97 में, ये देखिए 97 क्यों है यहाँ पे? क्योंकि 100 में से पहले का जो फ्लोटेशन कॉस्ट था वो माइनस किए हैं, ठीक है, वो भी तो माइनस होगा। 97 प्लस 10 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 107 एनपी आ गया हमारा। अब देखिए इंटरेस्ट उतना ही है, टैक्स रेट उतना ही है, अपॉन में आ जाएगा 107। अब देखिए यहाँ पर भी तो 15% इंटरेस्ट है, लेकिन एक्चुअल में हम कितना इनकर्ट कर रहे हैं? 7.01%। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डेट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल में हम कितना कॉस्ट इनकर्ट कर रहे हैं अपने डेट पे। ठीक है, अब आते हैं हम रिडीमेबल। रिडीमेबल कौन से होते हैं? रिडीमेबल जिनको हमें कुछ फिक्स पीरियड के बाद पेमेंट करना पड़ता है। इफ़ द डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द फिक्स एक्सपायरी पीरियड के बाद हमें इनका पेमेंट करना होगा, इनका प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा। ठीक है, जब इरिडीमेबल रहते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे 1 लाख है, तो 1 लाख ये कैपिटल हमें नहीं देना है, हमें उन्हें 10% के हिसाब से 10,000 हर ईयर देना है। जब तक कंपनी जीवित है, जब तक कंपनी की ज़िंदगी है, तब तक देते रहना है। लेकिन रिडीमेबल क्या है? 5 साल का है, 10 साल का है, तो उतने समय के बाद हमें उनको उनका प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे समझाते हैं हम। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट, इसमें क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP अपॉन N होली डिवाइडेड बाई RV प्लस NP अपॉन में 2।
तो अब वो याद करिए, हम क्या बताए थे, कितना हम खर्च किए, क्या कितना खर्च किया अपॉन में कितना यूज़ किया, ठीक है, कितना खर्च किया अपॉन में कितना यूज़ किया। देखिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, ये तो हम करते ही थे, पहले भी करते थे। अब ये क्या है, ये रिडीमेबल वैल्यू माइनस एनपी अपॉन में एन क्यों कर रहे हैं। रिडीमेबल वैल्यू मतलब क्या, कितने पे हम रिडीम कर रहे हैं, एनपी कितना हमें यूज़ करने के लिए मिला था। सपोज हमें 100 रुपये यूज़ करने के लिए मिला और हम रिडीम कर रहे हैं 110 पे, तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम। तो हम इसको क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। क्यों, देखिए 110 रिडीमेबल वैल्यू, 110 पे हम रिडीम किए, ठीक है, 100 रुपये हमें मिला था और हम उसको फिर डिवाइड करेंगे। अगर 10 साल का है हमारा, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का डिबेंचर है, तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये। कितना आ जाएगा, 1 रुपये। 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 1 रुपये। हर साल हमें कितने रुपए का कॉस्ट पड़ रहा है, 1 रुपये का कॉस्ट। ये हम जो कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं वो कितने साल का निकालते हैं, 1 ईयर का निकालते हैं। तो यहाँ पर हम 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं ना, मिला तो 100 रुपये था, हम दे रहे हैं 110 रुपये, तो यहाँ 10 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये 10 रुपये भी तो नुकसान है, ये 10 रुपये भी तो कंपनी की ही कॉस्ट है। डेट पे हमें ये 10 रुपये की कॉस्ट और पड़ रही है, तो क्या ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, साथ में ये हम 10 रुपये उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लिए तो 100 रुपये थे, दे रहे हैं 110 रुपये, तो 10 रुपये ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन ये हम 10 रुपये पूरे जो डेट का पूरा ईयर है, उस पूरे ईयर से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम निकालेंगे कि 1 साल का हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है, 1 साल का कॉस्ट हम निकालेंगे। ये जो हम पैसा 10 रुपये दे रहे हैं वो कंपनी के पूरे लाइफ का हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 साल का कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी को 1 साल में कितना कॉस्ट पड़ रहा है। अगर हम 10 रुपये उसको दे रहे हैं रिडीम करने के बाद, 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि 1 साल पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है। इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन। इसलिए हम इसको भी ऐड करते हैं क्योंकि ये भी तो कंपनी की कॉस्ट है। ये कंपनी का कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस है, या हम बोले ये कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है, कैपिटल लॉस है, ठीक है, जो कंपनी को इनकर्ड करनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट तो कंपनी दे ही रहा है, साथ में कंपनी अगर ज़्यादा पैसा दे रहा है, सपोज करिए अगर कम दे रहा है, ठीक है, 90 ही दे रहा है, तो ये क्या है, कंपनी का फ़ायदा है, तो फिर वो इसमें से माइनस होता है। अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ 90 है, यहाँ 100 है, अपॉन में 10 है, तो -1 आ जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट होगा उसमें से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा। कंपनी 100 ली थी, दे रही है 90 ही, ठीक है, तो वो हर साल उसको 1 रुपये का फ़ायदा होगा कंपनी को। यहाँ पे हर साल 1 रुपये का उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि कितना खर्च किए हैं, टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं वो हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है, टोटल हम कितना खर्च किए वो हम ऊपर लिखते हैं। तो कितना खर्च किए, इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, साथ में जो हम एक्स्ट्रा पैसा उनको दे रहे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे कि पर ईयर के हिसाब से हमें वो कितना कॉस्ट पड़ रहा है। और अपॉन में हम क्या करते हैं, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। ये क्यों किए हम, क्योंकि देखिए अगर हम 100 रुपये लिए हैं, ठीक है, 100 रुपये लिए हैं, 110 रुपये पे रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये लिए हैं, 110 रुपये पे रिडीम किए हैं, या ऐसे समझिए 100 लिए थे हम, 150 पे रिडीम कर रहे हैं, 100 लिए थे 150 पे रिडीम कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 100 रुपये पर 100 रुपये हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं 150 हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो उन्हीं का पैसा है जो उनको हम लास्ट में लौटा रहे हैं। तो एक काम करो, इन दोनों का एवरेज लो। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए हम उन्हें लास्ट में कितना दे रहे हैं, 150। अगर 5 साल का डिबेंचर है हमारा, तो देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पहले साल उनका ड्यू होगा 10 रुपये,
दूसरे साल 10 रुपये ड्यू होगा, तीसरे साल 10 रुपये ड्यू होगा, चौथे साल 10 रुपये ड्यू होगा और 5वें साल हम पूरा मिला के उनको 50 रुपये दे देंगे। हर साल उनका 10-10 रुपये ड्यू होगा, लेकिन हम उनको पेमेंट कब करेंगे? लास्ट में करेंगे। या ऐसे समझिए हम लास्ट में उनको 150 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें हर साल कितना ड्यू हो रहा है, या ऐसे समझिए हर साल हम उनका कितना यूज़ कर रहे हैं, 10-10 रुपये हम उनका हर साल यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट में हम उनको ले जाके 150 पूरा दे रहे हैं। तो ये भी तो हम उनका यूज़ ही कर रहे हैं पैसा, उनको लास्ट में भले पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ये कंपनी के पास, ये तो कंपनी तो उनको यूज़ ही कर रही है। तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि कंपनी इसको भी यूज़ करती है और इसको भी यूज़ करती है। जो ये एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, उसको भी कंपनी ही यूज़ करती है। ठीक है, इसलिए ये देखिए पहले साल 10 रुपये, ठीक है, पहले साल 10 होंगे, दूसरे साल 20 होगा, तीसरे साल 30 होगा, चौथे साल 40 होगा, फिर 5वें साल तो ड्यू क्या होगा? 5वें साल तो वो पेमेंट ही कर देगा, 5वें साल का कहाँ से यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकालते हैं। अब इसको अगर आप निकालेंगे एवरेज, तो आपका आ जाएगा 25 रुपये और 100 का एवरेज, 200 का एवरेज, तो 125 रुपये आ जाएगा एवरेज। देखिए 100 प्लस 150 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 250, 125 क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कितना खर्च किए, ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। ठीक है, वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, समझने के लिए बता रहे हैं। पता होना चाहिए कि ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। कितना खर्च किए वो हम ऊपर लिखेंगे कि एक्चुअल में हम कितना खर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में जो हम एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको इनकर्ड करनी पड़ जा रही है वो। यहाँ देखिए 1 माइनस टैक्स रेट क्यों नहीं किए हम, यहाँ पे कर दिए 1 माइनस टैक्स रेट। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल एक्सपेंस है ये हमारा प्रॉफिट में से माइनस नहीं होता, ये हमें किसी तरह का टैक्स एडवांटेज नहीं दिलाता, जबकि इंटरेस्ट में हमें टैक्स एडवांटेज मिलता है। क्या हम इसे प्रॉफिट साइड में लिखते हैं, P&L में लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंस है, जबकि ये हम लिखते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, रिकरिंग नेचर का रेवेन्यू एक्सपेंस है ये। और अपॉन में रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, एक्चुअल में हम कितना यूज़ कर रहे हैं वो हम नीचे लिखेंगे, वो 100 रुपये और प्लस जो एक्स्ट्रा मनी हम यूज़ कर रहे हैं वो दोनों का हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है? सेम है, 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस NP अपॉन N, कि हर साल कितना, ये नंबर ऑफ ईयर कि हर साल हम कितना यूज़ कर रहे हैं, हर साल हम कितना कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं, हर साल का खर्चा हम निकालेंगे। ठीक है, रिडीम कर रहे हैं ज़्यादा पे तो हर साल कितना कॉस्ट पड़ रहा है, अगर रिडीम हम कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो हर साल कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर पर पे करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और नीचे कितना हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में हम कितना यूज़ कर रहे हैं, अगर रिडीम कर रहे हैं ज़्यादा पे 110 पे कर रहे हो या 150 पे कर रहे हो या 120 पे कर रहे हो, तो ये तो हम उनको लास्ट में दे रहे हैं ना, ये तो कंपनी पूरे साल जब तक डेट है कंपनी में तब तक तो कंपनी इनका ये जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है वो तो कंपनी यूज़ ही कर रही है ना, इसलिए यहाँ पर एवरेज लेते हैं कि 100 रुपये तो कंपनी यूज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन जो कंपनी उनको 120 लास्ट में दे रही है, तो ये जो 20 रुपये था वो कंपनी पूरे साल यूज़ की है, उनका पैसा ये उन्हीं का पैसा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एवरेज लिए हैं कि नेट प्रोसीड तो हम लिए थे उनसे, रिडीमेबल वो वैल्यू जिन पे हम रिडीम करेंगे। ठीक है, बार बार हम एम्फेसाइज करें इस पे ताकि आपको ये लर्न हो जाए। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लें। देखिए एक कंपनी थी जिसने 10,000 के डेट इशू किए, 100 ईच। रेट क्या था? 15%। मार्केटिंग एंड अदर चार्जेस या बोले फोटेशन कॉस्ट कितना हुआ? 3%। इशू प्राइस देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि इशू प्राइस का 3%, तो इशू प्राइस 100 है, इसका 3% 3 रुपये आ जाएगा। द डेट आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर, डेट कितने साल के बाद रिडीम होगा? 10 सालों के बाद। एंड द कंपनी इज टैक्स एट द 50% का टैक्स है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है अगर इशू हुआ हो एट पर पे, एट डिस्काउंट पे एंड एट प्रीमियम पे।
देखिए इंटरेस्ट है 15%, 15 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। 100 का जब निकालेंगे 15% तो फेस वैल्यू 100 है, जिसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे तो 97 नेट प्रोसीड आ जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला है, नथिंग इज मेंशन्ड, तो हम क्या मानेंगे 100 रुपीज़ एट पर पे ही रिडीम हो रहा है। देखिए नेट प्रोसीड 97, ठीक है, इंटरेस्ट 15, रिडीमेबल वैल्यू 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15। यहाँ पे हम 1 माइनस टैक्स रेट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है, इसे हम प्रॉफिट से माइनस नहीं करते हैं, पीएनएल में नहीं दिखाते हैं, किसी तरह का टैक्स एडवांटेज हमें इस एक्सपेंस से नहीं मिलता है, इसलिए नहीं करते हैं, हालांकि ये भी तो कॉस्ट ही है, ठीक है। तो देखिए 15 1 माइनस टैक्स रेट, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है डिबेंचर, 10 साल है इसका एक्सपायरी, और अपॉन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है 7.91%, एक्चुअल में दिख रहा है हमें 15% हम दे रहे हैं, लेकिन कंपनी को पता है ना कंपनी कितना दे रही है। अब देखिए अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता तो 5% डिस्काउंट 100 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 5 रुपये, तो नेट प्रोसीड में से डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, पिछले वाले की तरह है, बस इसमें ये आ गया है, ठीक है। देख लीजिए सेम वैसे ही है, फॉर्मूले में पुट कर दिए हैं। अब देखिए प्रीमियम है 5%, तो 5 रुपये प्रीमियम ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो 102 हो गया, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आओ तो भी बताइएगा। देखिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, अगर पूछे भी जाते हैं तो बहुत इजी, तो थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, साथ में इसके फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। फॉर्मूला हम समझा दिए हैं ताकि आपको पता हो कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। चीज़ों को समझे रहेंगे तो याद करने में आसानी होगी, चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, खुद आपके माइंड में वो फिट हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं PDF वहीं देती हूँ, वहीं आप मुझसे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, साथ में आप वहाँ क्विज़ भी दे सकते हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।